नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए कई वर्षों से हम आप तक कृषि जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा रहे हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की और देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस एपिसोड में। किसान भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के संकट के दौर में भारत सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है और इसमें कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। और इसी संबंध में सदस्य नीति आयोग प्रोफेसर रमेश चंद से हमारे संवाददाता ने विस्तार से चर्चा की। आइए आपको उसी की झलक दिखाते हैं। देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है, पूरी तरह से उद्योग धंधा है और बंद है। ख़ास तौर से कृषि कार्य है जो किसी तरह से संपन्न हो रहा है और भारत सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए अनेक तरह की नीतियां बनाई जा रही है और इस नीति में कौन कौन से नीतियां बनाई जा रही है, कौन कौन से बदलाव किए जा रहे हैं, अभी जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, इनसे तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ है नीति आयोग के मेंबर सदस्य हैं रमेश चंद जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अभी जिस तरह से स्थिति बनी हुई है जी, अभी भारत सरकार ने भी लगातार प्रयास कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए और इसी से रिलेटेड प्रधानमंत्री जी ने एक 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। आप इसको किस रूप में देखते हैं सर? एग्रीकल्चर में जो आर्थिक नीतियां हैं कई, उनको बदलने की ज़रूरत थी, जो कि बहुत समय से ड्यू चल रहा था। उसमें मार्केट के रिफॉर्म, किसानों को हिस्सेदारी दिलाना एग्री बिजनेस में, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होती है। तो ये तीसरा भाग है जो नीतियों को या कृषि सेक्टर में जो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए आर्थिक सुधार जो हैं उनकी घोषणा की गई है। तो एक तो ये एग्रीकल्चर के आज की परिस्थिति के हिसाब से किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, तो उसमें आपने देखा होगा पैकेज में कि 1 लाख करोड़ रुपया माइक्रो लेवल की जो फार्म लेवल पे इन्वेस्टमेंट जो है हम उसमें ले जाने का घोषणा किया है कि फार्मर को बेटर लिंक करना मार्केट के साथ, फार्मर को बेटर लिंकेज देना वैल्यू एडिशन के साथ, उसको डायरेक्ट लिंकेज देना एग्रो प्रोसेसिंग के साथ, इसी तरह माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे अचार बनाने वाले यूनिट, छोटे छोटे जूस बनाने वाले यूनिट, छोटे छोटे जैम, जेली, टमाटो सॉस, इस तरह बनाने वाले जो हैं यूनिट्स। दूसरा, उसमें उस बड़े एक पैकेज की घोषणा हुई है। तीसरा, यदि आज की हम स्थिति देखें तो हम लगभग अपनी 10% जो धान का उत्पादन है उसको हम बाहर बेचते हैं और बाहर बेचने में बासमती के अलावा हमें बहुत अब समस्याएं आ रही हैं और धान की वजह से हमारा जो पानी है वो नीचे जा रहा है और बड़ी तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। इसी तरह यदि हम गन्ने का उत्पादन देखें तो जितना हमें आज ज़रूरत है उससे हम 15-20% ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। और दूसरी ओर हम जो हमारे खाद्य तेल हैं उनको भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। हम अपनी 60% डिमांड इंपोर्ट के थ्रू जो एडिबल जो तेल हैं, खाद्य तेल, उनकी पूर्ति करते हैं। इसी तरह हम दालों का 4 मिलियन टन के लगभग 40 लाख टन लगभग इंपोर्ट करते हैं। तो ये परिवर्तन हम कैसे लाएं? जो आत्मनिर्भर भारत हम कहते हैं कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा चावल पैदा करने से समस्याएं हो रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीनी पैदा करने से हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं। और दूसरी ओर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दालें नहीं हैं, पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेल नहीं हैं और पर्याप्त मात्रा में जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो ये नए नए फल हैं, आप देखते होंगे आज अमेरिका का एप्पल आके यहाँ बिक रहा है, तस्मेनियन एप्पल, चाइना का जो सेब है, इंपोर्टेड फ्रूट यहाँ हमारे आकर बिक रहे हैं। तो हम कैसे अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करें? कम से कम हमें 8-10% जो एरिया है
उसमें ये डाइवर्सिफिकेशन लाने की ज़रूरत है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का पैकेज वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है, वो इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, इन चीज़ों को हमारी आज की मांग के अनुसार उसका अनुपात बढ़ाने के लिए उसको किया गया है। तीसरे चरण में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस रिफॉर्म की बात की है। मैं समझता हूं कि वो एक गेम चेंजर उनकी घोषणा है। इन चीज़ों का इंतज़ार हम पिछले 20 वर्ष से भी ज़्यादा से कर रहे थे। तो इसके लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि एक सेंट्रल लॉ हम नया लेकर आएंगे, वो लगभग हमने अब फाइनलाइज कर लिया है। वो अब उसको जो है हाई लेवल पे कैबिनेट देखेंगे कि उसको कैसे ले जाना है। दूसरा एक्ट था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। हमारे देश में जैसे हमें पता है कि आज़ादी के बाद बहुत सी चीज़ों की शॉर्टेज होती थी। जो छोटे छोटे व्यापारी थे, वो स्टॉकिस्ट थे, वो मार्केट को मैनिपुलेट कर लेते थे कि आप मार्केट में स्टॉक रिलीज़ ना करो, ब्लैक मार्केटिंग हम करेंगे। उस परिस्थिति के लिए हम एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लेकर आए थे, जिसकी हमें बार बार लगाने की ज़रूरत पड़ती थी प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए। आज अब दुनिया में कहीं भी जाओ, बड़े बड़े वेयर हाउस आपको मिलेंगे और कोल्ड स्टोरेज आपको मिलेंगे, कोल्ड चेन मिलेंगी। लेकिन यहाँ का प्राइवेट सेक्टर ये कहता है कि जब मेरे को ये डर है कि आप कभी भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाकर मुझे कहोगे कि आप तो 2000 बोरी से ज़्यादा अपने वेयर हाउस में रख ही नहीं सकते, बाहर निकालो उसको, हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लेकर आ गए। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। तो एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी बदल कर ऐसा नहीं है कि सरकार के पास कोई भी पावर, उसमें जो नया एक रूपरेखा हमने बनाई है कि नहीं है, कोई विशेष परिस्थिति के लिए सरकार के पास पावर अभी भी रहेगी। समय होगा तो मैं उसका भी चर्चा करूँगा। तो ये एक दूसरा एक्ट जो है उसका है। तीसरा एक्ट था कि बहुत देर से ये कोशिश चल रही थी कि यदि कोई एग्री बिजनेस फर्म किसान के साथ सीधा लिंक करके उसको पार्टनर बनाना चाहता है अपने जो वो प्रोड्यूस ले रहा है, जैसे कोई टमाटो प्रोसेसिंग प्लांट है। अब खाने का टमाटर अलग होता है, जो प्रोसेसिंग के लिए वैरायटी सूटेबल होती हैं वो अलग होती हैं। लेकिन यदि कोई प्रोसेसिंग फर्म किसान के साथ ये अरेंजमेंट करती है कि आप जो मुझे वैरायटी चाहिए उसी को पैदा करिए, मैं आपसे जब आप ये पक जाएगी इस रेट पे इतनी मात्रा में मैं आपको इससे ले लूँगा, तब तक जो किसान है आप देखोगे कि वो जो खाने वाली वैरायटीज़ हैं उन्हीं को लगाएगा। जो सरप्लस है वो प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। उसका समय, उसकी मात्रा, उसकी किस्म वो अक्सर प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल नहीं होती। तो तीसरा हमने कि क्या कोई इस तरह का हम प्राइस और क्वालिटी किसान को अच्छी देने के लिए, किसान को एग्री बिजनेस फर्म से अच्छी सर्विसेज देने के लिए उनकी भागीदारी बना सकते हैं। इस तरह की भागीदारी की चर्चा पहले हम कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के अंडर करते थे, लेकिन कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के बारे में कुछ संवेदनाएं हैं, उसमें कुछ इस तरह के जोखिम कई लोग महसूस करते हैं जिससे किसान के लिए कोई जोखिम ना खड़ा हो जाए। तो तीसरा जो हम ये नया सेंट्रल लॉ बना रहे हैं, कुछ अभी ड्राफ्ट फर्स्ट ही बना लिया है हमने उसका, कृषि मंत्रालय के पूरा इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो उसमें कि हम एक किसान को इसमें जितना भी एडवांटेज हो सके वो देकर उसकी एक भागीदारी मॉडर्न एग्री बिजनेस जो है उसमें बनाएं। फिलहाल किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बनी रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो।
उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, एक बार फिर आपको दिखाते हैं क्या कहना है प्रोफेसर रमेश चंद, जो सदस्य हैं नीति आयोग के, इस आर्थिक पैकेज को लेकर। सर, आप नीति आयोग के मेंबर हैं। 1 लाख करोड़ रुपया की आपने बात की है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये वाकई में अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना वायरस है, इसके वजह से दिया गया है या वाकई में इसके ज़रूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपर्याप्त हैं। इस पे नीति आयोग ने जब डबलिंग फार्मर इनकम की रूपरेखा बनाई, उस हमारे पेपर में इसका जिक्र है। उसके बाद में नीति आयोग से बार बार सरकार को इसके बारे में कहा गया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी की अपनी स्पीचेज में भी इन चीज़ों का जिक्र है कि हमें कृषि में जो कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज़ करना है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने का, क्योंकि एक उसका शेयर कुछ सालों से कम हो रहा है और जो इन्वेस्टमेंट जा भी रही है वो 80% केवल इरिगेशन के लिए जा रही है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं जा रही थी। तो मैं आपके चैनल पे ईमानदारी से जवाब दूंगा कि कोविड एक ट्रिगर के रूप में आया। ये चीज़ें पहले भी ज़ोरों से इनका चर्चा हो रहा था। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हमारी प्रेजेंटेशन कई बार हुई कि कृषि से क्षेत्र के लिए क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। समय समय पर हमारी ये प्रेजेंटेशन हुई और ये बनता रहता है। यदि आप पहली जो रिपोर्ट वर्ष 15 के अंत में या 16 में पानागरिया साहब के चेयरमैनशिप में हमने दिया था, उसमें भी इन चीज़ों का जिक्र है कि इसको इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जा सके। उसके बाद में भी जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी इंक्रीज़ है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि क्योंकि कोविड के समय में हम ये सोच रहे हैं कि अब ये एक चुनौती के साथ साथ अवसर है, तो इस समय जिन चीज़ों पे हम विलम्ब करते आ रहे हैं, अब समय आ गया है कि उन पे और विलम्ब ना करके ये समय की नज़ाकत है, इसको और ज़्यादा डिले ना किया जाए। तो कोविड ने एक ट्रिगर के रूप में काम किया है। सर, प्रधानमंत्री के सपना है कि 2022 तक किसानों की आय डबल करना है जी। एक बात है। दूसरी बात है सर, अभी कोविड में ही ये आत्मनिर्भर भारत की बात किए गए। आप सर योजना आयोग पहले, अब नीति आयोग है, आप इसको किस रूप में सर देखते हैं कि क्या पहले गांव चाहे हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं था, और अगर 20 लाख करोड़ जो दिया गया है इससे कितना आत्मनिर्भर होगा सर? आत्मनिर्भरता के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है सेल्फ सफिशेंट, कि हम किसी से कुछ खरीदेंगे नहीं, हम सेल्फ सफिशेंट होंगे। दूसरा है सेल्फ रिलायंट, कि हम सेल्फ सफिशेंट चाहे ना हो लेकिन हम सेल्फ रिलायंट होंगे कि हमें जो चीज़ कहीं से लेने की आवश्यकता पड़ेगी हम उसको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेंगे और हम उसे लेने के लिए पूरी तरह से कैपेबल होंगे, हमारे पास कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस आत्मनिर्भर होने को एक तंग नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि हम अब किसी से बाहर से कुछ नहीं खरीदेंगे। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि जैसे पीएम ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, कि जो लोकल कोई प्रोडक्ट होता है हमें उसकी सपोर्ट करना है, हमें उसको बल देना है। जैसे खादी, प्राइम मिनिस्टर ने एक खादी को बल दिया। अब आपने विंटर में देखा होगा कितनी आधी से ज़्यादा लोग खादी पहनकर, चाहे वो जैकेट हो चाहे और हो, एक गर्व के साथ वो खादी को पहनने लग गए। तो उसके खादी उद्योग को एक बहुत बड़ा बल मिला। इसी तरह से हमारे देश में जो एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, जो हमारे आर्टिजन हैं, जिसकी एक किस्म से या तो वो उसकी मौत ही हो चुकी है कई की, या वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो उसको एक रिवाइव करना, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा वैल्यू है। हम अंधाधुंध
अंधाधुंध जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें उन चीज़ों की वैल्यू भूल गए थे। तो ये जो सेल्फ रिलायंट का कॉन्सेप्ट है मेरे विचार में, वो ये है कि हमें उनको बल देना है, हमें उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाना है, हमें उन्हें दुनिया के साथ compete करने का कैपेबल बनाना है। क्योंकि आज का युग ऐसा है, हम ये नहीं कह सकते हम बाहर से कुछ नहीं खरीदेंगे। यदि हम कृषि को ही ले लें तो हम पिछले वर्ष ही 39 अरब डॉलर के हमारे एक्सपोर्ट हैं, इंपोर्ट केवल हमारे 20 अरब डॉलर के हैं। तो कितना जब बड़ा हम सरप्लस कर रहे हैं। तो यदि हम इसको उस एंगल से देखें कि यदि हम किसी का माल नहीं खरीदेंगे तो दूसरे देश भी कहेंगे कि हम आपका माल फिर क्यों खरीदें। आत्मनिर्भरता का मतलब, सेल्फ रिलायंट का मतलब ये है कि देश को कॉम्पिटिटिव बनाना, देश को प्रतिस्पर्धा में लेकर जाना। जैसे चाइना पिछले 20 वर्षों में ले गया है कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री, अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको इतना मजबूत कर दिया कि दुनिया का कोई भी देश उसके साथ जो कंपटीशन में आने के काबिल नहीं है। जो आपने कहा कि प्लानिंग मिशन वर्सेस नीति योग, पहले आत्मनिर्भरता, मैं ये कहूँगा केवल कि पहले हमने एक ओपनिंग किया, ग्लोबलाइजेशन किया। टैरिफ वगैरह बहुत कम हुए, 95 में WTO आया, उससे पहले 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म आए जिसमें हमने लाइसेंस राज को काफ़ी हद तक या तो कम किया या ख़त्म किया। तो ये जो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, जो ओपननेस ऑफ ट्रेड हुआ, हमने उसको तो किया, लेकिन जो इंटरनल चीज़ें हमें करनी चाहिए थी हम उसको भूल गए थे। कुछ विद्वान इसको कहते रहे हैं कि एक्सटर्नल ओपनिंग विदाउट इंटरनल ओपनिंग डैमेजिंग हो जाएगा। मैंने भी अपने पेपरों में ये लिखा था कि हम बाहर से आना और जाना तो खोल रहे हैं, लेकिन अंदर से आना जाना जो है उसको हम इंटरनल लिबरलाइजेशन नहीं कर रहे। तो सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भरता को उस एंगल से देखना चाहिए कि हम केवल बाहर के व्यापार को ही नहीं देखेंगे, जो हम हमारे जो लोकल चीज़ें हैं सारी पैदावार होती है। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की एग्जांपल दी प्रधानमंत्री ने, और आज कई डिस्ट्रिक्ट जो अपने हुनर को भूल गए थे वो उसी को लेकर आ रहे हैं कि देखिए हम कितने मजबूत हो सकते हैं उसमें। तो ये उस नज़रिए से इसको देखना चाहिए कि हम उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएंगे, उसको हम मान्यता देंगे, जो उसको वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कैपिटल चाहिए, कहीं स्किलिंग की ज़रूरत है, वो उसको देंगे। किसान भाइयों बहनों, फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या जानकारियां दे रहे हैं प्रोफेसर रमेश चंद आर्थिक पैकेज के संबंध में और किस प्रकार ये आर्थिक पैकेज कृषि के क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर सकता है। 1991 में जो स्थिति बनी थी और उसके बाद में पॉलिसी लाई गई, इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या सर वैसा ही अभी भी जो बना है और कोई पॉलिसी इसी तरह से उसमें जो चेंज होने की आवश्यकता है क्या सर, या कर रहे हैं, नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है? नहीं, मैंने 1991 की जो बात की वो इसलिए की कि तब हमने पहली बार इकॉनमी में जो एक्सेसिव रेगुलेशन थे, ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन थे, उनको
मिनिमाइज़ किया और बिना मतलब की जो पाबंदियां थी उनको हटा के लिबरलाइजेशन ऑफ इकॉनमी किया। तो उससे आप देखो हमारा एक फाइनेंशियल सेक्टर, हमारा आईटी सेक्टर्स, किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया इस तरह के सेक्टर्स में एक इतनी बड़ी पावर के रूप में उभर के आएगा। तो वो उस समय की ज़रूरत थी। अब आज की ज़रूरत जो है वो ये है कि जो सेकंड वेव ऑफ रिफॉर्म आना चाहिए था, वो सेकंड वेव ऑफ रिफॉर्म हम कहीं ना कहीं उसमें भूल गए और जो फर्स्ट रिफॉर्म से कमियां रह गई, जैसे मैंने कहा कि इंटरनल लिबरलाइजेशन, लोकल प्रोडक्शन को पूरा जो क्राफ्ट है, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं उनको पूरा सपोर्ट ना देना, ये जो हम चीज़ें भूल गए थे उसमें बहुत तरह के रिफॉर्म हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। इवन उसमें लैंड रिफॉर्म भी है, इवन उसमें लेबर को बिना डैमेज किए लेबर के रिफॉर्म भी हैं, बिना लेबर को डैमेज किए गए, इस तरह के रिफॉर्म भी हैं करने वाले। तो मैं ये समझता हूँ कि इस परिस्थिति में हमें उन सब की ओर जो है ध्यान देना चाहिए। जो 20 लाख करोड़ की जो पैकेज है, इसको कब तक क्रियान्वित करना है, कब तक उसको इम्प्लीमेंट कर देना, और इसके लिए क्या सर कोई मॉनिटरिंग पॉलिसी भी लाई जा रही है? मॉनिटरिंग कौन करेगा, किस तरह से करेगा, ताकि जो 20 लाख करोड़ है इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके और ज़रूरतमंद तक ये पहुंच सके? देखिए, सरकार के तौर पर जब कोई भी चीज़ दी जाती है तो उसका एक प्रोसेस होता है। अब हमने कई बार ये भी जिक्र किया कि माइग्रेंट लेबर का इतना चर्चा हुआ, उनकी स्थिति इस तरह की है, उनको मदद देनी चाहिए। लेकिन उनको मदद देने का जो आधार था, उसके आधार क्या हैं कि या तो हमारे पास राशन कार्ड हो किसी का, आप राशन दे दो, या किसी के पास कोई जो है जन धन अकाउंट हो उसके थ्रू दे दो। यदि मैं ऐसे कहूं कि वो माइग्रेंट लेबर हैं, जा रहे, उनको आप दे दीजिए 10-10 हज़ार रुपया, तो आप देखोगे कि 100 के पीछे 2000 की लाइन और लग जाएगी और लेने वाले देने वाले लीकेज ज़्यादा हो जाएगा, उनकी तक जो पैसा पहुंचना है वो कम पहुंचेगा। इसलिए जब सरकारी खजाने से कोई पैसा दिया जाता है उसमें एक इनबिल्ट अरेंजमेंट होते हैं कि इसकी मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन कैसे की जाए। कई जगह पर हम एक स्पेशल प्रोविज़न भी उसके लिए रखते हैं कि एक एक्सटर्नल एजेंसी से इसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, वो भी उसको करते हैं। तो मिनिस्ट्री के अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग में है, कभी आप आए उनसे भी बातचीत करना, DMEO, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन। उनका काम ही ये है कि जो भी हमारे विकास के प्रोग्राम हैं लगातार उनको कंकरेंट एवेल्यूएशन करना, क्या वो ऑन कोर्स हैं, क्या वो सही चल रहे हैं या उनमें बदलाव की ज़रूरत है। तो सरकारी तंत्र और व्यवस्था में बिना इन चीज़ों के पैसा जो है नहीं खर्चा जाता। और जो आपने कहा कि इसके 20 लाख के क्या खर्चने की क्या व्यवस्था है, कब तक ये हो जाएगा, तो मैंने जो सारे पैकेज उनको देखा, इसमें से एक आधी चीज़ को छोड़कर बाकी जो सारा पैकेज है वो इसी वर्ष में ट्रांसलेट होना है। ऐसा नहीं कि वो 5 साल में या 6 साल में ट्रांसलेट होना है। अधिकांश जो इन्वेस्टमेंट जिनकी अनाउंसमेंट हुई है वो देखोगे आप कि उसको इसी वर्ष में इन्वेस्टमेंट करना है। कुछ हैं जिनमें वो समय लगेगा, लेकिन ज़्यादातर इसी वर्ष में इन्वेस्टमेंट करने का है अंडर प्रॉपर तरह से। और आपने सुना होगा कि पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में उस अनाउंसमेंट के बाद जो पिछले हफ्ते बुधवार को हुई थी, इस हफ्ते, उसमें अधिकांश को उन्होंने क्लियर कर दिया है। और उससे पहले कैबिनेट नोट बनता है, हमारे कमेंट भी लिए जाते हैं, सब कुछ होके करके करा के कैबिनेट ने उसको क्लियरेंस दे दी है और वो ग्राउंड पे उतारने के लिए जोरों से उसकी तैयारी हो रही है। सर, 2022 से किसानों की डबल इनकम के लिए डेडलाइन है। अब इस बीच में कोविड भी आ गया, अनेक तरह की परेशानियां भी हैं। आपको क्या लगता है सर, ये समय से पूरा हो पाएगा या इसका कोई टाइम कुछ बढ़ाया जाएगा? इसमें ऐसा था कि जब प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल 16 में इस बात की घोषणा की, उसके इमीडिएटली बाद में हमने नीति आयोग से इसका एक फ्रेमवर्क जारी किया कि ये चीज़ हमारी विश करने से नहीं होगा, इसे हासिल करने के लिए हमें 8 एरिया में ये काम करने पड़ेंगे।
उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता हमने ये कही थी कि हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सुधार लाएं, क्योंकि यदि किसान को 20% ज़्यादा प्राइस मिल जाएगी अगले 4-5 साल में, तो अकेले उसी से उसकी इनकम 32% बढ़ जाएगी। ये सब हमने जो हैं कैलकुलेशन उसमें करके दिए थे, लेकिन उनको होते होते काफ़ी देर जो है इसका देखना पड़ा। तो हमें जो ये डबलिंग फार्मर इनकम का एक टारगेट प्राइम मिनिस्टर ने रखा, उसके लिए जो ये अंडरलाइंग चीज़ें थी, इन्वेस्टमेंट होना, आर्थिक सुधार होना, टेक्नोलॉजी का आना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमारी कुछ स्टेट्स हैं वो इस टारगेट को ज़रूर अचीव कर लेंगी, लेकिन कुछ एक स्टेट हैं जो अभी स्लो चल रही हैं, उनको कुछ वर्ष और इंतज़ार करना पड़ेगा। लॉकडाउन की स्थिति में जैसा कि प्रोफेसर रमेश चंद जी ने कहा कि नीति आयोग भी लगातार प्रयासरत है, भारत सरकार प्रयासरत है, और ख़ास तौर से जो 20 लाख करोड़ पैकेज देने की जो बात की गई है, इसका भी एक सही समय पर सही तरीके से इसको यूज किया जा रहा है। और किसान को ख़ास तौर से इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने कृषि कार्य को करे। और जो किसानों की डबल इनकम की बात है 2022 तक, इसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, नीति आयोग भी प्रयासरत है, और एक टाइम फ्रेमवर्क में इसको कोशिश किया जाएगा कि किसानों की इनकम डबल हो सके। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम से आपको जो जानकारियां मिली हैं उनसे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल ID नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और हाँ, खेती किसानी से जुड़ी ज्यादा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का भी। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।